वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ कराची शहर के अंदर ज़्यादा तेज़ हो गई हैं और ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं उनके खिलाफ, उनमें जो टैक्सेस इजाफी तौर पर टैक्स लगाए गए हैं उसके खिलाफ जमात इस्लामी ने अवामी रेफरेंडम शुरू कर दिया है। जगह जगह पर जो है वो रेफरेंडम होता दिखाई दे रहा है। जमात इस्लामी एक बार फिर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। हमने ये भी देखा कि ओवर बिलिंग और फिर जो इजाफी टैक्सेस लगाए गए थे उसके खिलाफ सबसे पहले जमात इस्लामी ने बोलना शुरू किया, फिर ताजिर बरादरी को भी ऑन बोर्ड लिया गया, फिर जो आम शहरी हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। अब एक जम गफ़ीर है अवाम का जमात इस्लामी के साथ, तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर जानेंगे। और हमने कल भी एक डिस्कशन किया था केएमसी जो एक टैक्स ले रही थी उसको फिर मना किया गया अदालत की जानिब से, जो के इलेक्ट्रिक के बिल में लगकर आ रहा था। और फिर हमने ये भी देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब मुस्ताफ़ी हो गए, नाला नज़र आए इस फैसले से या फिर इस टैक्स के मामले पर चपकलिश नज़र आई अपनी सियासी जमात में। उसी सियासी जमात के दूसरे शख्स का नाम जो कि नजमी आलम हैं उनका नाम जो है वो सेलेक्ट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, फिर एमक्यूएम की जानिब से भी किया गया। ये एक बड़ा मसला रहा जिसका आगाज हमने देखा कि इलेक्ट्रिक के बिल से इजाफी बिलिंग और टैक्स की मद में हुआ, जिसका अब मैं समझता हूँ कि क्रेडिट अगर जमात इस्लामी को जाता है तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ लेना इंतहाई ज़रूरी है। जमात इस्लामी की जानिब से सैयद कुतुब अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा है। कुतुब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा जमात इस्लामी का इस बार नैरेटिव क्या है कि इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमें दावत दी। देखिए, नैरेटिव इज वेरी सिंपल कि जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट का, जिसके बेसिस के ऊपर उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि कराची के अंदर वो इलेक्ट्रिक को जनरेट भी करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि वो अपने कोई प्रोडक्शन को बढ़ाते और लोगों को ज्यादा बिजली देते, सिर्फ उन्होंने एक काम ये किया है कि प्राइसेस को बढ़ाया है और लोगों के ऊपर नए नए टैक्सेस लगा के प्राइस को इतना आगे लेके चले गए हैं कि एक आम आदमी के लिए बिजली को इस्तेमाल करना भी इंतहाई मुश्किल होकर रह गया है। इस सूरत हाल के अंदर एक शख्स जो कि जिसका बहुत ही सिंपल से 2-3 कमरे का घर भी होता है, उसको भी 15-15 हजार रुपए के बिल्स आ रहे हैं। तो बड़ा घर होता है तो उसका कैफियत यह है कि लोगों के 45,000 और 50,000 के इस वक्त बिल्स आ रहे हैं। और इसके अंदर एक इतने सारे टैक्सेस हैं, और इसमें अगर मैं एक टैक्स का आपने खासतौर पर जिक्र करूं कि क्लॉज है उसके अंदर के इलेक्ट्रिक की एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन नहीं है और दिस इज द ओनली कंपनी, तो उसके अंदर एक एग्रीमेंट में एक क्लॉज जो होता है जिसको हम कहते हैं क्लॉ बैक। और क्लॉ बैक का मतलब ये होता है कि अगर कोई वो एडिशनल प्रॉफिट कमाता है तो उस एडिशनल प्रॉफिट के नतीजे में उसको अपने कंज्यूमर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कोई इस वक्त 50 अरब रुपए हैं जो उसने उनको डिस्ट्रीब्यूट करने क्लॉ बैक के अंदर, लेकिन वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं। कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, कोई बिजली के काम नहीं किए, कोई नए प्लांट नहीं लगाए, नथिंग इज देयर। और बिजली की कैफियत ये है कि लोग पूरा कराची परेशान है, हम में से मैं परेशान हूँ, आप परेशान है, हर फर्द परेशान है। और के इलेक्ट्रिक जो है ना एक माफिया बन गया है कि अगर मैं एक महीने का बिल अदा नहीं करता तो वो मेरे बिजली काटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उधर ने सुई सदरन गैस के अरबों रुपए हैं जो उन्होंने पे नहीं किए और कोई उनसे वो अमाउंट उसकी नहीं ले सकता। असल में इस सारी जो सिचुएशन है इसके पीछे जो मसला है वो ये है, हमारा ये ख्याल है कि ये क्योंकि इसको अबराज कैपिटल का फंड जो है इसको मैनेज कर रहा है, उस फंड के अंदर जितनी भी रूलिंग पार्टी एलीट्स हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें नून लीग भी है, जिसमें पीटीआई भी है और एमक्यूएम भी शामिल है, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स एज एन ओनर ऑफ के इलेक्ट्रिक। इसलिए सब लोग उसको बेनिफिट देते हैं, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। और इस सारे मामले के अंदर कोई भी कराची के ऊपर और कराची के अवाम के लिए बोलने को तैयार ही नहीं है। कोई इसके जुल्म के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ बोलने को अपनी जुबान में भी खोलना चाहता। तो हाफिज नईम रहमान साहब ने और रहमान साहब ने ये तय किया कि हम इस माफिया के खिलाफ उठेंगे, लोगों को इससे निजात दिलाएंगे, इनकी परेशानी से निजात दिलाएंगे और कराची को वो हक दिलाएंगे जिसको वो कराची हकदार है। तो इस नैरेटिव के साथ हम जो है पूरा काम करते हैं इस वक्त। जी सर। अच्छा खुदा साहब, एक सवाल और है। हमेशा हम देखते हैं कि जमात इस्लामी हर चीज़ पर स्टैंड लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले अगर देखा जाता है तो कोई जमात अगर खड़ी होती है और एहतजाज तक उस मामले को लेकर जाती है तो वो जमात इस्लामी है। लेकिन इन दी एंड होता क्या है, जब इख्तिताम पर आते हैं तो क्या वो कंक्लूजन, जब हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं तो वो रिजल्ट आपको मिलता है या नहीं मिलता? देखिए जी, आपने जो बात अभी कही है कि तो बहुत बड़ी मिसाल ये परसों की रूलिंग के हवाले से है कि जब हमने ये एहतजाज शुरू किया था कि इलेक्ट्रिक का और हाफिज साहब कोर्ट के अंदर गए थे तो मुझसे भी लोगों ने कहा था कि आपको रिजल्ट नहीं आता है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की कुव्वत से,
अवाम के बैक होने से, अगर आप सिर्फ जज साहब के वो रिमार्क्स सुन लें जो उन्होंने पूरे रिमार्क्स उस हेयरिंग के वक्त दिए हैं, उसमें उन्होंने कराची का मुकदमा जो हाफिज साहब ने पूरी बात की थी उसको पूरा रिपीट किया है और सारी वो चीजें हैं कि जो उन्होंने कही है। देखिए कराची का तो मसला ये है कि कराची को कोई भी ओन करने को तैयार नहीं। ठीक है। यहाँ पे सड़कें, यानी कि अभी मुर्तजा वहाब साहब ने बड़े जज्बाती होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा सब कुछ, तो मैं तो उनसे सिंपल सवाल करता हूँ कि उनके पास जो है मोटर व्हीकल टैक्स वो वसूल कर रहे थे, उसने कितनी सड़कें उन्होंने बनाई, कहाँ पे कौन सी सड़क बनी? यहाँ पे वो उसके साथ प्रॉपर्टी टैक्स वो वसूल करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के नतीजे में यहाँ पे वो 2 अस्पताल, बस अस्पताल और जो फेडरल एरिया का हार्ट हॉस्पिटल है वो भी संभाल नहीं सके। अगर आप फेडरल एरिया के हार्ट हॉस्पिटल चल जाए तो वहां कुत्ते घूमते हुए। अच्छा, आप एक बात बताएं मुझे अब्दुल साहब, आपको नहीं लगता कि अगर ये टैक्स कलेक्ट होता थ्रू के इलेक्ट्रिक बिल्स तो वो केएमसी के पास जाता, 3 अरब गालिबन जो है वो फिर केएमसी को इसका फायदा होता? देखिए जी, मैं बड़ा सिंपल सी बात है कि जहां पे हम बात कर रहे हैं 1500 अरब रुपए के टैक्स की जो कराची के अवाम इस वक्त मुख्तलिफ चीजों में पे करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ टैक्सेस के जिक्र मैंने 2 चीज जिक्र भी आपसे किया। पहले इसका तो हिसाब देना कि वो टैक्स की अमाउंट किधर जाती है। मेरे तो इलाके के अंदर 13B2 के एग्जाम्पल दूं, तबाह हाल है वहां पे ना फ्लैटों की कीमतें खत्म हो गई है, लोगों का गुजरना चलना खत्म हो गया है। कराची के अंदर मेरे अपनी गाड़ी के टायर सारे टेढ़े हो गए कि पूरे हर कराची की सड़क का बुरा हाल है। लेकिन वो जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो 1500 अरब रुपए जो हम टैक्स की बात में सिंध हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट के देते हैं, उसका तो हिसाब देना। पहले आपने एडिशनल 3 अरब रुपए की बात करनी शुरू कर दी। एनएससी अवार्ड जो है जिसके अंदर सूबाई हुकूमत सारे के सारे पैसे उससे लेती है फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन जब पीएससी अवार्ड की बात आती है और उसको मजीद जब उसको तकसीम करने की बात आती है तो कुछ भी नहीं करते। इसके पर क्यों नहीं पूछा मुर्तजा वहाब साहब ने या पीस पार्टी की गवर्नमेंट से? किसी ने कोई नहीं पूछता कि भाई वो पैसा कहां गया जो कराची का है। मैं तो बल्कि अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और बात कहूं कि इस वक्त तो पूरे सिंध को जिस तरह तबाह किया है पीपल्स पार्टी ने और जो उन्होंने हालत की है, तो उसमें कराची तो क्योंकि पे करता है टैक्स, वो तो कमाऊ कूद है, उसके ऊपर कोई शख्स कोई भी पैसा लगाने नहीं। को तो तैयार अगर मैं बात करूं असम्बलीज की या फोरम की बात की जाए, ऑफिशियल फोरम की, तो कराची की जमात इस्लामी, कराची का जो आपका एक विंग है वो बड़ा एक्टिव नज़र आता है। क्या वफाक में जो आपकी जमात बैठी हुई है वो कराची के लिए बात करती है? देखिए बिल्कुल, देखिए ये एक अलग सब्जेक्ट है, मैं बिल्कुल बात करती हूँ और पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने कराची के ऊपर डे बनाया और हर जगह उसकी बात की। लेकिन देखिए हर एक का अपना एक एरिया ऑफ वर्किंग होता है। हम कराची के अंदर अगर बात कर रहे हैं तो जमात इस्लामी बात कर रही है और वफाक से लेके यहाँ तक सब बात कर रहे हैं। देखिए ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन मैं तो इसको किसी और तरफ लेके जाता हूँ कि कराची के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है। ये सवाल पूछने का मकसद इसलिए ये था कि अगर के इलेक्ट्रिक नाइंसाफी कर रही है तो के इलेक्ट्रिक से जवाब तो वफाक लेगी, और वफाक के अंदर आपकी जमात क्या उस मौसर अंदाज में बोलती है के इलेक्ट्रिक के लिए? बिल्कुल बोलती है और हर जगह बोलती है। सेनेट में भी बोली है, कांग्रेस असेंबली में बोली है, बाकी हर जगह बोली है। लेकिन देखिए हम तो ये कहते हैं कि आप देखिए बोलने और ना बोलने का भी एक मसला है। मैं तो सिर्फ इस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि कराची के अवाम को इसका हक लेने के लिए जो इतना कुछ देते हो, सब कुछ करते हो, उनको हक तो उनका है, ये तो हक बनता है कि कम से कम उनको बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक यूटिलिटीज बन जाए। लेकिन मैं कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि इस पर कैफियत ये है कि मुझे ना सड़क मिल रही है ना मुझे सिक्योरिटी मिल रही है। इन्हें कैफियत ये है कि मेरे अपने इलाके के अंदर रोजाना यहाँ पे डाकू पकड़े जा रहे हैं, रोजाना जो है ना डकैतियां हो रही है, खवातीन से पर्स छीने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुर्तजा वहाब या पीपल्स पार्टी को कोई परेशानी नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुर्तजा वहाब मुस्ताफी हो गए, इस्तीफा दे दिया, सीट पर अब नहीं रहे एडमिनिस्ट्रेटर कराची की, क्या इसका भी शहर जमात इस्लामी के सर पे जाता है? बिल्कुल जाता है, क्योंकि हाफिज साहब ने पहले दिन से कहा था कि हमें सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को इलेक्शन के अंदर, यहाँ पे इलेक्शन जब होने वाले हो, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर कभी नहीं होना चाहिए। और यही वो तहरीक है। देखिए ये हाफिज साहब का जो लीड रोल है कि बेसिकली कराची की फतह है, कराची की कामयाबी, क्योंकि कराची के लोगों ने मुत्तहद होकर एक तहरीक चलाई है, अपने हक के लिए तहरीक चलाई है और कराची के सारे लोगों की आवाज हाफिज नईमुर रहमान साहब बन गए और कराची के पहचान हाफिज नईमुर रहमान साहब है। तो आप तो समझते हैं कि ये जो अच्छा गुरु साहब, मुझे आखिर में एक बात बताएं, ये ठीक है जमात इस्लामी को क्रेडिट जाता है, मुर्तजा वहाब अब नहीं रहे एडमिनिस्ट्रेटर कराची, दूसरी सियासी जमात का एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है तो एक्सेप्ट कर लेगी जमात इस्लामी? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए किसी भी सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और हम ये तहरीक जो है ना जारी रखेंगे और इंशाल्लाह कराची को उसका हक
मतलब आप इलाके सिर्फ रहेंगे। जमात इस्लामी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा? नहीं, हमारा मेयर होगा। हाफिज अच्छा, नईमुर रहमान चलें। साहब इलेक्शन में कामयाब होकर चलें। कराची के मेयर बनेंगे और कराची वालों को उनका हक दिलाएंगे इंशाअल्लाह। चलें ठीक है, तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया। सैयद कुतुब अहमद साहब हमारे साथ जमात इस्लामी से मौजूद थे। एक वक्फे की तरफ जाएंगे, फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। मुर्तजा वहाब मुस्ताफी हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, लेकिन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूसरी सियासी जमातों की जानिब से। एक जमात है MQM की, जो कि तंज के निश्तर भी बरसाती रही और PDM से मुआहिदा करके भी बैठी हुई है। क्या ये उस मुआहिदे की कड़ी थी कि अब इनको हटा दिया गया है? क्या MQM का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा? ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब दोबारा ओहदे पर बहाल हो जाएंगे। ये भी ज़राए हैं। अब देखना ये कि अगर दोबारा आते हैं तो किस तरह से काम करते हैं, या अपनी ही सियासी जमात के अंदर चप्पलिश चलती नजर आ रही है। ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे वक्फे के बाद।